गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान को साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वेबिनार के जो मुख्य अतिथि हैं एवं वक्ता है, उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर ए के गुप्ता। होम्योपैथी जगत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ चिकित्सक, शिक्षाविद एवं शोधकर्ता है। एमडी होम्योपैथी एक गोल्ड मेडलिस्ट कंसल्टेंट है तथा 1977 से निरंतर चिकित्सा सेवा में सक्रिय है। सर ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड एलाइड मेडिकल साइंस के फाउंडर डायरेक्टर हैं। साथ ही में सर होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। साथ ही में सर ने बी आर सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिल्ली में विजिटिंग प्रोफेसर तथा यूके एवं ग्लासगो में गेस्ट प्रोफेसर के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता ने विशेष रूप से मोटर न्यूरॉन डिसीज पर शोध कार्य किया है तथा चाइल्डहुड चैलेंजेस द होम्योपैथिक अप्रोच पुस्तक के लेखक हैं। उन्होंने इंटरनेशनल डॉक्टर हैनीमैन अवार्ड्स, ईटी हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2023 और होम्यो भूषण अवार्ड 2024 सहित अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। उन्होंने भारत सहित सिंगापुर, इटली, जर्मनी, यूएसए, ब्राजील आदि देशों में अनेक शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और चिकित्सा शोध, शिक्षण और समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज के इस वेबिनार में हम सभी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। यू कैन स्टार्ट सर। नमस्कार। Shall we start? यस सर, यू कैन स्टार्ट। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। और IFPH की 1135वीं वेबिनार पे वेलकम टू ऑल। और आज का जो विषय मेरे को दिया गया है वो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड होम्योपैथी, और जिसमें कि आज की डेट में मेरे ख्याल से कम से कम 70 to 75% जो पेशेंट हम देखने हैं, हर डॉक्टर अपने देखता है, उसमें 70 to 75% उनमें कहीं ना कहीं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या लाइफस्टाइल से कनेक्टेड ही होते हैं। आई वांट टू शेयर माय स्क्रीन। यस सर, यू कैन शेयर इट। हो गई? नहीं सर, अभी तो नहीं है। अच्छा, एक मिनट। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एंड होम्योपैथी। मैं डॉक्टर ए के गुप्ता, दिल्ली से। आई एम सेक्रेटरी जनरल ऑफ हमाई, and I'm also known as father of integration in medicine and healthcare, and I'm founder director of AKG OVM's medical center. जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती हैं, और होम्योपैथी जो कि एक कोमल साइंस है लेकिन गहन रूप से उसमें काम भी करती है। और हम सब ये जानते हैं कि होम्योपैथी इंश्योर्स हेल्थ सेफली। ये मैं बहुत फक्र के साथ कहता हूँ और अपने सबके लिए बताता हूँ कि इस चीज को अगर हम अपने वहां पे सब लोगों के लिए बताएं तो एक अच्छा हो गया। आ रही है? स्क्रीन आ रही है? यस सर, स्क्रीन आ रही है। एक मिनट, मेरी यहाँ से चलेगी। एक मिनट, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। ओके सर, ओके। एंड बिफोर वी टॉक अबाउट द डिजीजेस, हमें इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली हेल्थ क्या है। हेल्थ को अगर हम अच्छी तरह से जाने तो उसको बहुत अच्छी तरह पहचान सकते हैं कि हेल्थ के अलावा जो हेल्थ नहीं रहती तभी शायद कोई रोग या कुछ वो माना जाता है। तो स्वस्थ, पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक कल्याण की एक स्थिति है
ना कि केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति। जैसे कि ये कहा था कि एब्सेंस ऑफ डिजीज डज नॉट मीन कंप्लीट हेल्थ। हेल्थ की जो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिक वेलबींग इज कंसीडर्ड टू बी हेल्थ। स्वास्थ्य को समझना केवल रोग की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। और उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि पेशेंट का या जो मरीज का जो फिजिकल स्ट्रेंथ और वाइटलिटी, उसकी वेलबींग, स्पिरिचुअल पर्पस, उसकी गाइडिंग सेंस ऑफ पर्पस, मेंटल क्लैरिटी, उसमें उसका इमोशनल बैलेंस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सोशल कनेक्टिविटी, कनेक्शन, मीनिंगफुल, उसकी नेचर को वो देखना होता है। नेक्स्ट, जीवन शैली है क्या? व्हाट इज एक्चुअली लाइफस्टाइल? जब द टाइम, जब हम पहले पुराने टाइम में लाइफस्टाइल को कहते थे, कोई आदमी बहुत अच्छे कपड़े पहन के जा रहा है, बहुत महंगी गाड़ी में जा रहा है, बहुत महंगी उसने वो पहने हैं, तो हम कहते थे क्या स्टाइल है बंदे का। परंतु आज की डेट में उस स्टाइल को बदल के हमने दूसरी परिस्थिति में आ गए हैं, जहां पे हम लाइफस्टाइल को मानते हैं कि उसका रहना सहना, खान पान, वो सब कैसे, और उसकी वजह से होने वाली दिक्कतें, वो जो आ रही हैं, उनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स मानते हैं। यह व्यक्तियों, परिवारों, घरों और समाजों के जीवन जीने का एक तरीका है, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश से निपटने के दौरान प्रकट करते हैं। लाइफस्टाइल की एक्सप्रेशन, उसमें जब हम कहते हैं लाइफस्टाइल, तो उसमें होता क्या है कि एक्टिविटीज जो हमारी दिनचर्या है, डेली की, उसको हम देखते हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों का या व्यक्ति विशेष का किस चीज में इंटरेस्ट है, उन चीजों को देखते हैं जिस चीज में वो हमें अपने आप को व्यस्त रखता है। वैल्यूज, वो हमारे लिए क्या कितना मैटर करती हैं। एटीट्यूड, और किस तरीके के हम अपनी प्रवृत्ति को उस तरह से रखते हैं, हम कितनी अपनी ओपिनियन या भावनाएं रखते हैं, और इनकम एलोकेशन कैसी है, इन चीजों की तरफ ध्यान देते हैं। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्सेप्ट, द वे वी सी आवर सेल्फ एंड बिलीव we are seen by others। जीवन शैली संबंधी विकार संयोगवश नहीं होते। अक्सर जैसे हम देखते हैं कि कुछ बीमारियों का कुछ वो कहते हैं कि ये लाइक इन्फेक्शन हुआ, वो तो आपके उससे नहीं होता, आपके उसमें बस में नहीं होता। पर जो जीवन शैली की, वो संयोगवश नहीं होते, ये दैनिक विकल्पों के परिणाम स्वरूप होते हैं। उस यानी कि हम जो हमारी जो दिनचर्या है, उससे प्रभावित होकर हमारा शरीर या हमारा जो व्यक्तित्व है, वो किस तरह से प्रभावित होता है, और उस चीज में डिपेंड करता है कि वो किस रूप में हमें दिखाता है। अब जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो कि आजकल आमतौर पे देखे जाते हैं, माने जाते हैं, जिसमें न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जिसमें कि अल्जाइमर डिजीज या डिप्रेशन माना जाता है। रेस्पिरेटरी का उसमें देखें तो एस्थमा या सीओपीडी, और कार्डियोवास्कुलर में देखें तो एथेरोस्क्लेरोसिस या हार्ट डिजीज, और मेटाबॉलिक एंड ऑर्गन उसमें देखें तो टाइप 2 डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या क्रॉनिक लिवर फेलियर एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर, सिरोसिस। और मस्कुलोस्केलेटल में देखने को आता है कि आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस। और दूसरी चीज जो आजकल काफी कॉमन दिखती जा रही है, वो है कैंसर एंड ओबेसिटी। डॉक्टर हेनीमैन, हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानते हैं कि हम डॉक्टर हेनीमैन द्वारा दी गई पद्धति को अपना के चल रहे हैं। डॉक्टर हेनीमैन ने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात तो आज करने शुरू हुए हैं। Dr. Henneman did not use the modern term lifestyle disorder, but he described the disease caused by unhealthy habits, environment and mode of living। उन्होंने अपने एफोरिज्म 77 में इस चीज को बड़े अच्छे रूप से दर्शाया था कि जो कुछ क्रॉनिक इलनेसेस हैं, वो गलत खान पान से, एडिक्शन से,
आई मीन किसी भी तरह की लत, चाहे वो शराब की हो, तंबाकू या किसी चीज की, आप लैक ऑफ एक्सरसाइज जिसमें कि आप आई मीन सेडेंटरी लाइफ रहते हैं, आई मीन फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ओवरवर्क ऑफ माइंड, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, काम रखते हैं, स्ट्रेस रखते हैं, अनहेल्दी लिविंग कंडीशन एंड बैड हैबिट्स एंड रिजीम। ये एक उसका आई मीन डॉक्टर हैनीमन का दिया हुआ एफोरिज्म 77 का आप है अबाउट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। टेक्नोलॉजी मेड लाइफ इजियर, अनफॉर्चुनेटली इट हैज आल्सो मेड अस इमोबाइल। आप अक्सर देखते हैं कि आज की डेट में बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी हर चीज आपके मोबाइल के एक आई मीन बटन के द्वारा उपलब्ध होती है। उस जितनी सुविधा इस तरह की बढ़ती जा रही है, उसी का परिणाम स्वरूप ये है कि लाइक जितनी बीमारियां हैं वो इस वजह से भी हो रही हैं। शरीर अचानक खराब नहीं होता, वह वर्षों तक धीरे धीरे काम करता रहता है, और आपकी जब ये गलत आदतें, गलत चीजें, आई मीन उसका व्यवहार, वातावरण का, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के उस रूप में दिखता है। द एपिडेमिक ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हम फोन की बैटरी का लेवल तो करीब करीब रोज चेक करते हैं, मैं आई एम श्योर कि हर आदमी अपने फोन की बैटरी चेक करता है, परंतु हम ये चीज अपने सेहत के बारे में उतने जागरूक नहीं होते, तभी इसका परिणाम स्वरूप हमें इन चीजों को भुगतना पड़ता है। आज की यहाँ पे हम आए दिन प्रोग्राम में देखते हैं ढोल बजते हैं, आई मीन वो करते हैं, तो हम इस ढोल का दूसरा एक वो बताना चाह रहा हूँ। ढोल मीन्स डायबिटीज, एच मीन्स हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड लिपिड इम्बैलेंस। ये एक आजकल का आई मीन बेसिक चीजें हैं जिसको हम देखते हैं, और ये क्यों होती हैं, अगर होती हैं तो उसके बाद व्हाट शुड वी डू, हमें करना क्या चाहिए। जब ढोल बजता है तो भंगड़ा करने का मन करता है सबका, तो और करते भी हैं। तो इस भंगड़े में अगर हम इस चीज को लेके बिहेवियर को चेंज करें, एच से हैप्पीनेस लाएं, ए से एक्टिविटी, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं, एन से न्यूट्रिशन को, जो कि डॉक्टर हैनीमैन ने अपने उस 77 के हिसाब से बताया, और न्यूट्रिशन को ठीक रखें, ग्लूकोज को कंट्रोल करें, और रिस्क को रिड्यूस करें, और एब्स्टिनेंस फ्रॉम सब्सटेंस अब्यूज यानी नशे की लत से बचें, तो हम काफी हद तक अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को भी ठीक रख सकते हैं। और आज की डेट में सबसे ज्यादा कॉमन चीज जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में मानी जाती है और जो दिखने में आती है, वो है डायबिटीज टाइप 2, जिसमें हम मधुमेह भी कहते हैं। और ये आप सबको पता है कि हाई ब्लड शुगर लेवल होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, विच ये धीरे धीरे चलती है, और उसका बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर पे डिपेंड करती है। आफ्टर ग्लूकोज प्रोसेसिंग, सेल्स का इंसुलिन पे एक्शन आता है, और जो शुगर एक्यूमुलेट होती है ब्लड में, प्रिवेंटेबल और मैनेजेबल भी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज हम उसको ठीक कर सकते हैं उनको कर लेना चाहिए। अब उसको देखा है तो शुगर के बारे में जानने के लिए उसके लक्षण क्या होते हैं, ये मेरे ख्याल से सबको पता ही है, जिसमें एक्सेसिव थर्स्ट है, स्लो फीलिंग मूड, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ब्लड विजन, persistent fatigue and unexplained weight loss. Diabetes, homeopathic solutions to avoid complication. डायबिटीज का ट्रीटमेंट आई मीन कई लोग मानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट पूरा क्योर नहीं है, बट इट कैन बी मैनेज। परंतु यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मरीज डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, और चाहे एलोपैथिक ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, और उनको अगर कंट्रोल में नहीं रखा जाता तो उनकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और ये आहार, व्यायाम, तनाव प्रबंधन के साथ मिलकर सबसे अच्छा काम करता है। हमेशा किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श लें और इसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली करें। यहाँ पे कुछ सिर्फ दवाइयाँ मैंने आई मीन रेफरेंस के लिए बताई हैं। फिजिजियम है, फॉस्फोरिक एसिड है, लाइकोपोडियम है, जो आप सबको पता ही है। बट इसके लिए जो आई मीन मैं यहाँ पे एक केस के बारे में बात कर रहा हूँ, कि जहाँ तक बात करी हमने कॉम्प्लिकेशन की, तो ये एक केस है डायबिटीज, उनको 27 साल से थी, और उनका HbA1c ये मेरे पास 27 जुलाई 2017 में आए थे, और HbA1c 14.6 था, विच वॉज अलार्मिंग। पैरों में जलन रहती थी, कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन इन द फीट
एंड ही कुड नॉट, अपने आप को पैर में फुटवेयर भी नहीं पहन सकते थे। फुल ब्लोन डायबिटिक न्यूरोपैथी थी। पहली राइट टो का उनका एम्पुटेशन हो चुका था बिकॉज ऑफ गैंग्रीन, विच वाज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। जो उनका वूंड था, जिन्होंने एम्पुटेशन करा था सर्जन ने, उनको बारी बारी ड्रेसिंग कर रहे थे, तो उसके बावजूद भी उनका वूंड हील नहीं हो रहा था। और जब भी उनकी वो ड्रेसिंग खोलते थे तो उनका वो वूंड और नीचे चला जाता, उसको डेब्रिस क्यूरेट करते करते वूंड बढ़ता जा रहा था एंड द कंडीशन बिकेम वेरी डेंजरस। तो डिस्पाइट द पेशेंट to be in best of allopathic medication and dressing, the wound was not healing, और वो हर ड्रेसिंग के साथ वो बढ़ता जा रहा था। पेशेंट was extreme pain as well. He was on heavy insulin dosage along with anti-hypertension and anti-dyslipidemia medicine. उसकी blood report showed the bad effects of diabetes in all the body parts like heart, kidney and liver. उनकी ये चीजें सब अफेक्टेड होना शुरू हो चुकी थी। आर्सेनिक एल्बम 1 mg की एक डोज दी थी ऑन ऑल्टरनेट डेज, और कैलेंडोला मदर टिंचर से उनका ड्रेसिंग कराने के लिए कहा गया शुरू करके, और वो रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग की गई, आई मीन ब्लड शुगर की, फास्टिंग और पीपी। और आप होम्योपैथी की खासियत देखिए कि इन जस्ट 1 week टाइम पेशेंट स्टार्टेड फीलिंग मच बेटर। उनको काफी बर्निंग वगैरह खत्म हुई, काफी उसमें रिड्यूस हुई, शुगर लेवल भी धीरे धीरे कम आने शुरू हो गए। वही प्रिस्क्रिप्शन कंटिन्यू करा गया और हीलिंग ऑफ द वुंड वाज एक्सट्रीमली गुड बाय द सेकेंड वीक ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड ब्लड शुगर लेवल also started gradually coming down. The wound by now has completely healed on 12th of December, fully healed. I mean, उसका जो amputated part था और जहाँ पे जख्म बना हुआ था, और उनका HbA1c 14.6 से 8.2 आ गया था। ये आप उनकी आई मीन वो देख सकते हैं, जो फोटोग्राफ पहले 27 जुलाई का, फिर 13 अगस्त का, फिर 29 अगस्त का, फिर 10 सितंबर की, 26 सितंबर को, 4 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को और 12 दिसंबर को ये वूंड कंप्लीटली उनका हील हो गया। दिस वाज विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिकेशन और एंटीबायोटिक, जब क्योंकि पहले एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रहे थे, इंसुलिन चल रहे थे, उसके बावजूद वो हील नहीं हो रहा था। ये केस मैं यहाँ पे इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, दिखाया मैंने कि जो एक हाउ ब्यूटीफुली होम्योपैथी हैज हेल्प दिस पर्टिकुलर पेशेंट। और कई लोगों को मतलब जब इस तरह की का मीन सिचुएशन में पेशेंट आता है तो कई बार लोग बाग सोचते हैं, डॉक्टर सोचते हैं कि शायद ये हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। तो उसमें होम्योपैथिक डॉक्टर को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के और करेक्ट मेडिकेशन का ध्यान करके उसको अगर हम वो करें तो वी कैन डील विद सच केसेस ऑल्सो। Now, next comes about the hypertension, जिसको कि हम एज अ साइलेंट किलर भी मानते हैं, और इसको आई मीन उच्च रक्तचाप कहते हैं। और इसके जो इसकी वजह से होने वाले रिस्क हैं ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी डिजीज और हार्ट फेलियर। और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं आपको, आई मीन यू नॉर्मली सी की थ्रॉबिंग एंड हैवी हेडेक, रेडनेस और ऑफ द फेस, बैक ऑफ द हेड प्रेशर, सडन डिजीनेस, पैल्पिटेशन, इरिटेबिलिटी, ब्लड विजन और इजी फटीग, ये सब उसके आमतौर पर लक्षण देखे जाते हैं। और उस पर करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, तो की नोट प्रिकॉशन फॉर बीपी कंट्रोल इज, आप अपने आप जो पेशेंट का सॉल्ट इनटेक है वो कम कर देना चाहिए, उनकी वॉक को कम से कम आई मीन बढ़ाना चाहिए, और जो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस है वो करें, और स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रिंक वगैरह उसकी स्मोकिंग ये बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसमें जो चेतावनी के लक्षण आते हैं, ये साइलेंट किलर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरू में कई बार इनके कोई सिम्टम नहीं होते, कोई पता नहीं चलता। अगर आपने अचानक कभी ब्लड प्रेशर चेक कराया, कभी अपने पॉलिसी लेते टाइम या कभी उस टाइम पता चलता, तब आपको पता चलता है कि ब्लड प्रेशर है। और उसके बाद अक्सर देखा गया कि वही व्यक्ति जिसको पहले कुछ भी महसूस नहीं होता था, जैसे उसको पता चला कि मेरे का ब्लड प्रेशर आ गया, तो उनके सिम्टम्स भी महसूस करना शुरू करता है, जिसमें कि चक्कर आना, सिर में दर्द होना, सीने में तकलीफ, हैवीपन, चिड़चिड़ापन या नाक से खून आना, और जिसको नक्सीर कहते हैं
बार बार होने वाला रक्तस्राव उच्च रक्तचाप का एक संकेत हो सकता है। उच्च रक्तचाप धमनियों और अंगों को चुपचाप नुकसान पहुंचाता है और 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए नियमित निगरानी आवश्यक है। ये कॉशनिंग है जिससे हम उस चीजों को बचा सकते हैं। होम्योपैथिक सोल्यूशन इसमें जो दवाइयाँ ये हैं, अब इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ जो यूज होती हैं और हम तो की लक्षण के आधार पर दवाई दी जाती है कि पेशेंट को जब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसमें ब्राइटा म्यूर भी आती है और इंसुलिन भी जाती है, रोल्फिया के अलावा ग्लोनाइन, जिनसीमम, ये सब मेडिसिन भी यूज की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। अब जो कुछ पेशेंट हम देखते हैं जिनमें होम्योपैथी क्या नाम शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंबाइंड है, तो उनके अंदर ये मैंने अपने क्लिनिक में देखा कि ये दवाइयाँ खासतौर पे काफी इफेक्टिव रही हैं, जिसमें सिजीजियम है, क्रेटिकस है, ब्राइटा म्यूर है, लेकेसिस, नटफॉर्मिका, फॉस्फोरिक एसिड, यूरेनियम नाइट्रिकम, नाइट्रम म्यूरेटिकम, ग्लोनाइन एंड आर्सेनिक एल्बम। इनके इंडिकेशन आप सबको पता ही है, तो वी वुड नॉट लाइक टू गो इन डिटेल। दूसरी एक जो कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में बहुत कॉमन दिख रहा था लेडीज का, पीसीओएस, जो कि पहले पीसीओएस माना जाता था, अब इसको हम पीएमओएस बोलते हैं, पोली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसमें जो लेडीज हैं, यंग लेडीज, आज की डेट में इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम सीन इन लेडीज, जिसमें इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं और ओवेरियन सिस्ट, मल्टीपल ओवेरियन सिस्ट हो जाती हैं। और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इसमें क्या होते हैं? इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, पेशेंट की सेडेंटरी लाइफ, पुअर डाइट, क्रॉनिक स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन्फ्लेमेशन। अब इनको पहचाना कैसा जाए? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या हो या बिल्कुल ही अवॉइड हो जाए, हो ही नहीं, एब्सेंट हो, या हैवी पीरियड्स हो। ऑयली स्किन हो सकती है, हेयर इश्यूज हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, फर्टिलिटी चैलेंजेस और मूड स्विंग्स। ये आज की डेट में बहुत सारी लेडीज में देखा था कि इनफर्टिलिटी का कारण उनका ये पीएमएस की वजह से ज्यादा होता है। यह हार्मोनल असंतुलन का लक्षित करता है, प्राकृतिक संतुलन को बहाल करता है और मासिक धर्म चक्र को नियमित करता है। ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से इन पेशेंट्स को हम ठीक कर सकते हैं। जो इनकी ये जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जाता है। और कॉमनली यूज होने वाली दवाइयाँ पल्सेटिला, सीपिया, थूजा और अन्य दवाइयाँ हैं, नेट्रम्यूर वगैरह भी। इसमें जिसे कहा जाता है कि होलिस्टिक अप्रोच में समग्र दृष्टिकोण, संतुलित आहार, व्यायाम, तनाव प्रबंधन और पर्याप्त नींद से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और होते हैं। अलग एंजाइटी डिसऑर्डर यानी चिंता अशांति, चिंता की एक आधुनिक महामारी है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में, और तनाव सबसे आम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और सबसे ज्यादा नजरअंदाज भी किया जाता है, क्योंकि हम हर कोई व्यक्ति आज की डेट में जिसको पूछो टेंशन है, एंग्जाइटी है, सबको, इवन छोटे बच्चों को भी टेंशन और एंग्जाइटी रहती है, और उसको हम ये कहते हैं इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो ये रोजमर्रा की वो तकलीफ है, रोजमर्रा की होने वाली चीजें। तो उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? जो कांस्टेंट कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशनल ओवरलोड, काम का बोझ, फाइनेंशियल स्ट्रेस, सोशल मीडिया कंपैरिजन और रिलेंटलेस पीस ऑफ लाइफ, जो अशांति है जिंदगी में, वो एक बहुत बड़ा कारण बनती है इस एंजाइटी और डिसऑर्डर के लिए। और इसमें इसको पहचाना कैसे जाए? जब पेशेंट को पैल्पिटेशन हो सकती है, धड़कन फास्ट हो जाती है, और नींद की आना दिक्कत हो या अनिद्रा हो, नींद बीच में टूटे, और फिजिकल स्ट्रेस, टेंशन रहे, जिसमें पेशेंट को जॉ क्लेंचिंग हो सकता है, सिर के दर्द हो सकती है, गर्दन में दर्द हो सकती है, और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती है, जिसमें आप पेंटिंग करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, और बेचैनी, इनएबिलिटी टू सिट स्टिल, वो रेस्टलेसनेस
और एक कांस्टेंट फिजिडिटी और फीलिंग ऑन एज, हर समय जैसे आई मीन उस टाइम परेशान के उसमें रहते हैं, कभी भी कुछ करने में या तो रो पड़ेंगे या चिल्ला पड़ेंगे। तो एक्सेसिव परसिस्टेंट अनकंट्रोलेबल कंसर्न या वरी अबाउट एवरी मैटर्स, और हर चीज को आप उसमें जरूरत से ज्यादा सोच विचार करना, और जहाँ पे आपकी सोच है बहुत संकुचित हो जाती है, तब भी ये आई मीन एंजाइटी के सिम्टम आ सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ मरीजों में ये भी देखा जाता है कि उनको नौजिया होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, आईबीएस के सिम्टम्स आ सकते हैं, और उनकी जो आई मीन भूख है वो पूरी तरह खत्म हो जाती है। कॉग्निटिव फॉग खत्म हो जाता है, जिसमें कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है, मेमोरी प्रॉब्लम दूर आई मीन शुरू हो जाती है, और थॉट्स भागने शुरू होते हैं, मतलब आई मीन बढ़ते जाते हैं। और एंजाइटी डिसऑर्डर में वी हैव गॉट अ वेरी गुड मेडिसिन लाइक एकोनाइट, अर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्सेनिक एल्बम, जिल्सीनियम, नेट्राम्योर। तो ये सब दवाइयां हैं जो काफी हद तक आई मीन पेशेंट को कंट्रोल और ठीक कर सकती हैं। Combine this treatment with relaxation, mindfulness and lifestyle change of comprehensive anxiety। ये एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है इसको ठीक करने के लिए। नाउ अनदर वन आज की डेट में ये देखने को आ रहा है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में इज ओबेसिटी। ओबेसिटी को ये भी माना गया, या मोटापा जिसे हम आमतौर पे कहते हैं, ये एक अपने आप में एक ऐसी मीन प्रॉब्लम है जो बहुत सारी बीमारियां को अट्रैक्ट करती है, साथ लेके आती है। तो ये क्रॉनिक कंडीशन कहलाती है, जिसमें बॉडी का फैट एक्सेसिव हो जाता है, impairs health significantly, rooted in complex factors like genetic, metabolic, behavioral and environmental। इसके कारण वो सेडेंटरी लाइफ, आई मीन पुअर डाइट, जेनेटिक्स, इमोशनल ईटिंग। कई लोगों को आपने देखा हो कि जब उनको आई मीन परेशान है या डिप्रेशन में, तो वो खाना शुरू करते हैं, कंपल्सिव ईटिंग हो जाती है। और दूसरे हार्मोनल इश्यूज, जिसमें कि आप आई मीन थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम देखते हैं। और आज की डेट में जब से ये जोमेटो और आई मीन ब्लिंकिट वगैरह शुरू हुए हैं, तो पहले खाने के लिए कोई समय हुआ करता था कि अब आई मीन प्रॉपर टाइम पे खाना बनता था, खाना खाते थे। तो आज की डेट में जब से, जैसे हमने कहा कि मॉडर्न लाइफ बढ़ती जा रही है, तो ये जितनी चीजें आपके मोबाइल के साथ एप्स के अंदर अवेलेबल हैं, वो आपका कारण बन रही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए। तो जिसके आई मीन हम इसको यूज करते हैं इन एप्स का, या अब्यूज करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये आपको अपने मरीजों को बताना जरूरी है कि उन चीजों को है यूज किया जाए, बट मिसयूज और अब्यूज ना किया जाए। ओबेसिटी इज अ सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डायबिटीज, hypertension and heart disease, fatty liver, joint pains and osteoarthritis and sleep apnea। Or the good news is modest weight loss, which is 5 to 10%, significantly improves health and reduces diseases। अगर आप 5 से 10% अपना उसका वेट को मैनेज करते हैं, तो आपकी काफी हद तक आई मीन जो डिजीज की प्रॉब्लम है काफी हद तक मिनिमाइज हो जाती है। और इसको सबसे अच्छा नापने का तरीका क्या है? बाय सीइंग द बीएमआई, विच इज वेट ओवर हाइट। और अगर नॉर्मल वेट के हिसाब से अगर आप वो करते हैं, अपने हाइट को तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अगर आपका वो बीएमआई विद इन 24 तक आता है, तो इट इज नॉर्मल। बाकी अगर अंडर वेट है तो उसमें कम होगा, 25 से ऊपर होगा, और जब 35-40 के करीब हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि सीवियर ओबेसिटी के साइड पे हैं। अगेन ओबेसिटी के लिए हम जो दवाइयां यूज करते हैं बहुत हैं, किलकिरे का, नेट्राम्योर, सुकस, वेस्टिकुलस, और आई मीन उसके अलावा जितनी भी मेडिसिन इनके लिए शुरू की गई हैं, अगर ग्रेफाइटिस वगैरह भी यूज करते हैं, पर अगर हम उनको उनके सिम्टम के हिसाब, बेसिकली उसके कॉज को, बजाय मोटापे को ट्रीट करने के, वी अगर हम उनकी पहचान पाए कि उनका मोटापा बढ़ किस वजह से रहा है, हो किस वजह से रहा है, जैसे कि अगर उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो उनके हार्मोन को ट्रीट करना जरूरी है, कि अगर तो थायराइड की वजह से तो। और अगर उनकी ईटिंग हैबिट्स ही फॉल्टी हैं,
तो किसी दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको काउंसलिंग की जरूरत है कि उनको, और आप उनको प्रॉपर वो बताएं, वो सजेशन करें कि उनको खाने में क्या खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। और अगर आप ये भी चीज कर सकते हैं, कर देते हैं, तो उनको बिना दवाई के भी फर्क दिखाई दे सकता है। वैसे भी इसको, ओबेसिटी को तो एक रॉयल डिजीज कहा जाता है। क्रॉनिक डिजीज, लोकलाइज्ड जनरल कलेक्शन ऑफ फैट। 20% आज की डेट में बच्चों में मोटापा देखा गया, और एडल्ट्स में 65% और ओवरवेट। ये एक उनका ग्राफिकल भी देख सकते हैं। और ये मेन में और वुमेन में अगर हम कंपेयर करें, तो वी सी एट व्हाट एज, आई मीन उनका बीएमआई किस लेवल पे आता है और कहाँ पे उनके मोटापे की तरफ जाने के चांसेस हैं। अब टाइप्स ऑफ ओबेसिटी में भी अगर आप ये देखें कि वन इज कॉल्ड एप्पल टाइप ओबेसिटी और दूसरी पियर्स टाइप ओबेसिटी। वैसे तो जो आजकल, आई मीन हमारा लेक्चर है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जितने भी हैं वो अपने आप में इतने, आई मीन इम्पोर्टेंट है कि हमको बल्कि एक एक डिजीज के ऊपर पूरा लेक्चर लेना चाहिए। आने वाले टाइम में हम इनको, आज तो हम नक्शल में छोटे वो सबको वो कर रहे हैं, बट ईच एंड एवरी डिजीज और ईच एंड एवरी डिसऑर्डर नीड्स अ प्रॉपर, आई मीन लेक्चर ऑन दैट। अब इसमें जब हम मेल फीमेल की पैटर्न का, ये आपने देखा है, वेरी, इट्स वेरी कॉमन, वो देखने में आता ही है। पहले अगर आप देखें 1990 के टाइम पे टीवी बहुत मोटा हुआ करता था, आदमी पतले होते थे। आज की डेट में टीवी बिल्कुल स्लिम हो गया और आदमी मोटा होता जा रहा है। तो ये एक हमारी वो मॉडर्न टाइम की जो, आई मीन देन है, उसका ही, आई मीन वो है कि हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो ये इसमें जो कंट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स ओबेसिटी के लिए, जैसे पहले बताया, इसमें जरूरी क्या है, पेरेंट्स की एजुकेशन जरूरी है, ब्लड बैंकिंग जरूरी है, फूड फ्रीक्वेंसी, डाइट कंपोजिशन, हार्मोन रिस्पॉन्स टू मील, मेटाबॉलिक रेट, फिजिकल एक्टिविटी क्वेश्चनेबल, एक्सरसाइज टेस्टिंग एंड डिप्रेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनर। अगर हम ये सब चीजों को उनको, आई मीन मैंने जैसे पहले बताया कि अगर हम इसको पूरा एक मोटापे के मरीज को हम ये देखें, तो हम ये सारे फैक्टर को देखते हुए अगर वो करें, तो हम उसको ज्यादा अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑल्सो कॉज वेट गेन। अंडर रिएक्टिव थायराइड ग्लैंड हाइपोथायराइडिज्म, उसकी वजह से मेडिसिन सच एज बर्थ कंट्रोल पिल्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स और स्टेरॉइड्स, ये आई मीन वेट बढ़ाने में बहुत, आई मीन पेशेंट को बढ़ा देते हैं। स्मोकिंग क्विट करना, कई लोगों को ये सोचता है कि हम अगर, आई मीन स्मोकिंग क्विट करेंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। मोस्ट पीपल हु क्विट स्मोकिंग गेन 4 to 10 pounds in the first 6 months after quitting। इससे होने वाली प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन, स्ट्रोक, रीनल डिजीज, डिप्रेशन, गॉलब्लैडर डिजीज, कैंसर, गायनेकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज, पीएमओस, इनफर्टिलिटी इज वेरी कॉमन। ये है डायबिटीज के साथ, जिसे हम कहते हैं डायबेसिटी, डायबिटीज एंड ओबेसिटी टुगेदर। ये एक, आई मीन चार्ट है जो आपको, आई मीन देखिए ध्यान से, तो इसमें मॉडर्न लाइफस्टाइल, जेनेटिक फैक्ट प्रीडिस्पोजिशन है, वो सिर्फ इतने यहाँ पे होती है, पर बाकी जो प्रीडिस्पोजेस टू, कितने फैक्टर्स हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कैन लीड टू, आई मीन बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, and it can lead to impaired glucose metabolism, and it can lead to inflammation। पर जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो हैं इन्फ्लेमेशन, which lead to impaired fat metabolism and beta cell destruction, and finally lead to type 2 diabetes। और इधर से हम देखें तो obesity, leptin resistance, impaired glucose metabolism and insulin resistance leading to type 2 diabetes। ये अगेन, इसका हमने यही पहले देख चुके हैं। फीमेल्स, आई मीन ऑफ 40 kgs, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 15.6 का बीएमआई कम है, तो वो अंडरवेट है। ये नॉर्मल वेट के लिए और ये ओवरवेट के लिए।
होम्योपैथी एक इस तरह की विधा और वो है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन सिलेक्टिंग ए सिमिलिमम एट द सेम टाइम वी टेक मियाज इनटू अकाउंट एज वेल. Obesity surely falls under the category of psychosis में आती है, and so antipsychotic drugs can be chosen and found effective. Some of the useful remedies in common practice will reduce the weight are Fucus vesicularis, Phytolacca berry, Kilcaria carb, Graphitis. ये कुछ दवाइयां जो अपनी ओबेसिटी के लिए हम काफी सिग्निफिकेंटली अच्छे ढंग से देखते हैं मिलती हैं. अनदर प्रॉब्लम जो आज की डेट में, पहले हम किसी को पूछे कि आपका क्या हुआ, उनको पूछा था लगे उनको सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया, तो पहला क्वेश्चन ये था कि आप पीते ज्यादा थे क्या. तो पहले टाइम पे हम यही मानते थे कि जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं उनमें फैटी लिवर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. परंतु आज की डेट में जो जो लोग बिल्कुल टी टोटलर, उन्होंने कभी नॉन वेजिटेरियन या उसका अल्कोहल का सेवन भी नहीं करा, वो लोग भी फैटी लिवर से पीड़ित होते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी NAFLD. और इसमें ये अगर आप देखें उसका जो वो हेल्दी लिवर है वो यहाँ पे है, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर वो इस टाइप से आता है. और इसको अगर हम वो कंट्रोल नहीं करते तो ये एक सिरोसिस लिवर में पहुंचता है विच बिकम इरिवर्सिबल. अब फैट एक्यूमुलेट होता है लिवर में, ये हम सब जानते हैं. मिनिमल और नो अल्कोहल इनटेक affects 25 to 30% of adults nowadays, ranges from fatty liver to cirrhosis. Linked conditions: metabolic syndrome, insulin resistance, obesity, type 2 diabetes and high cholesterol. इनके वार्निंग साइंस क्या हैं? अगर ये डेवलप हो जाती है, इट कैन डिटेक्टेड इन रूटीन टेस्ट. सिम्टम emerge progressively. Asymptomatic early feel normal initially. Second, persistent fatigue, unexplained tiredness or often first sign. ये पहला साइन हो सकता है. तीसरा, राइट अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट, हल्की पेन या भारीपन महसूस होता है, जो कि लिवर के ऊपर यहाँ पे महसूस करते हैं आमतौर पे मरीज. और एलिवेटेड लिवर एंजाइम, जिसमें SGOT, SGPT और वो एंजाइम्स बढ़ जाते हैं. और वेट गेन होता है, डिफिकल्टी इन लूजिंग वेट स्पेशली इन द एब्डोमेन. और डाइजेस्टिव इशू, जिसमें गैस फॉर्मेशन, ब्लोटेड फीलिंग और अनइजीनेस. अब उसके लिए होम्योपैथिक सपोर्ट अगर दिया जाए तो हम कैसे दे सकते हैं? बाय गिविंग दीज मेडिसिन like Chelidonium, Cardos marinus, Lycopodium. These are the few medicines which have been found very effective. With this, of course, there are characteristic symptoms which you can always see. And if the patient falls into that category of that particular symptomatology, of course, the indicated remedy would be the one which he feels his symptoms are there. Lifestyle is key. Significant improvement with weight loss, low carb diet, regular exercise, and avoiding alcohol can lead to very good results. इसके साथ ही जो अगला प्रॉब्लम आती है वो है स्लीप डिसऑर्डर्स. आज के डेट में स्लीप डिप्राइव होना या स्लीप ब्लेसनेस होना या डिस्टर्ब स्लीप होना, इट हैज बिकम वेरी कॉमन. जब से ये मोबाइल और जब से ये लेट नाइट वो चीजें शुरू हुई हैं, मूवीज आनी शुरू हुई हैं, और जिन लोगों की शिफ्ट ड्यूटीज हैं उन लोगों को इस प्रॉब्लम से अक्सर देखा गया कि उनको ये प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनको जो नींद है वो रिस्टोरेटिव स्लीप नहीं होती, which includes insomnia, sleep apnea, and it can cause disturbed pattern. Quality of sleep is vital for health. It is very very important कि जो व्यक्ति की जो कहा जाता है चैन की नींद
कुछ 7-8 घंटे की जो मतलब माना जाता है वो होना बहुत जरूरी है। अगर उसका वो डिप्राइव रहता है या उसकी वो पूरी नहीं होती तो उनका इम्पैक्ट उसकी बॉडी पे डेफिनेटली किसी न किसी फॉर्म में जरूर आता है। तो इसको जो डिस्ट्रॉय करती है हमारी स्लीप को, क्रॉनिक स्ट्रेस और जो परसिस्टेंट थॉट्स रहते हैं, जो आज की डेट में बच्चों का और बड़ों का भी स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, इरेगुलर शेड्यूल है, caffeine and stimulants, tea, coffee, or alcohol, or poor sleep environment, consequence of poor sleep. It affects the immunity, weight, mood, and cognition of the patient. It increases the risk of accelerated aging and reduces overall quality of life. अगेन स्लीप डिसऑर्डर के मैनिफेस्टेशन कैसी हो सकती है? वो आपको लेटने पे दिक्कत हो रही है, 30 मिनट तक आप लेट ही नहीं पा रहे, इधर उधर परसे पलटे जा रहे हैं। और कुछ है कि लेटे, थोड़ी देर सोए, फिर हल्की सी नींद किसी भी झटके से या आवाज से नींद खुली तो उसके बाद दोबारा नींद नहीं आ पाती और फिर उसमें दिक्कत आती है। तो इसमें परसिस्टेंट फटीग, फ्रीक्वेंट अवेकनिंग और डे टाइम इरिटेबिलिटी विल बी सीन। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, सुबह आप 3 से 5 बजे को उठने वाले शुरू हो जाता है किसी का, और अनेबल टू फॉल बैक स्लीप, दोबारा नींद नहीं आती। और यहाँ पे हम अपनी होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिकेशन है विद द टाइम पीरियड ऑल्सो। अगर जो पेशेंट को डिस्टर्ब स्लीप होती है किसी पर्टिकुलर टाइम पैटर्न में तो उसकी भी स्पेसिफिक मेडिकेशन है। और ये सिर्फ होम्योपैथी में ही अवेलेबल है। एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन में या किसी और में उनका तो एक ही है कि आप स्लीपिंग टैबलेट दे दो या सेडेटिव दे दो, तो उनका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे जो अपनी होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाती हैं इससे इनका किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता। और दूसरी चीज, ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं हो पाता। जबकि अगर आप सेडेटिव लेना शुरू करते हैं, कोई पेशेंट को अपना देना शुरू करते हैं या कोई स्लीपिंग पिल लेता है तो वो उसका एक तरह से हैबिचुएटेड हो जाता है। तो होम्योपैथी की दवाओं के द्वारा उसको बिना हैबिचुएटेड करे आप उसके मरीज को अपनी इस प्रॉब्लम से निजात दिला सकते हैं। और स्लीप पूरी ना होने की वजह से मेमोरी में प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और जो फोकसिंग है वो अपने आप नहीं हो पाता। इसमें जो यूज करने वाली दवाइयां अग्नेशिया, कॉफिया, नक्सवामिका इसमें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। कालीफॉस और इज अ वेरी गुड मेडिसिन टू बी यूज, जिसको हम बायोकेमिक में कालीफॉस 6x भी देखते हैं, इट्स सेफ मेडिसिन और अच्छी उसका इम्पैक्ट भी मिलता है। स्लीप के लिए भी हाइजीन का कांस्टेंट कंसिस्टेंट बेड टाइम, रूम का अंधेरा होना, स्क्रीन ना होना और खाना 1 घंटा पहले सोने से पहले रिलैक्सेशन या कुछ उस टाइम से चाय कॉफी आदि का ना लेना आपको काफी हद तक हेल्प करता है। इम्पैक्ट एंड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, हम क्या करें इसमें, इसके लिए जैसे कुछ स्टेप्स हैं। आप खाने का ध्यान रखें, टीवी टाइम प्ले ऑफ कर दें, गेट एक्शन, उसमें वो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये आप अपने पेशेंट को बता सकते हैं तो उनको अच्छी हेल्प मिलेगी। और ये जो नेचर के बेस्ट 6 डॉक्टर हैं इनको उपयोग पेशेंट को बताना चाहिए कि मैक्सिमम करें, तो वो काफी हद तक अपनी दिनचर्या को और उसको ठीक कर सकते हैं और दवाइयों की डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। मोर बेनिफिट ऑफ होम्योपैथी, जब हम बात होम्योपैथी कर रहे हैं तो हम होम्योपैथी क्यों क्यों लेना चाहते हैं? बिकॉज इट वर्क्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री केयर and supports the system in terminal and irreversible stages also. Prevents, preventive power है होम्योपैथी की दवाइयों में। It can minimize and remove the bad effects of vaccination, chemotherapy and radiation. And genetic control has the power, homeopathic medicine has the power to check the control of genetic disorders also. आज की डेट में जो होम्योपैथी की situation है, it is getting well advanced. Research in disease like motor neuron disease is a very a big breakthrough कि जहाँ पे जिसको कहा जाता है कि ALS या मोटर न्यूरॉन डिजीज, इसका कोई इलाज ही नहीं है दुनिया भर में। और ये चीज जब वो डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट उनको बता देते हैं मरीज को तो वो उस दिन से इतना हताश होते हैं
और ये हमने अपने एक चीज हुई हमसे ऐसा सेट कि मैं मोटर न्यूरॉन डिजीज पे रिसर्च वर्क, क्लिनिकल रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, तो हमने देखा है कि हम उनकी जो प्रोग्रेशन को काफी हद तक स्लो डाउन करने में कामयाब हुए हैं। कुछ में पेशेंट में बिल्कुल प्रोग्रेशन रुक गया, स्टेबल हो गया, और इन वेरी फ्यू केसेस रिवर्सिबल भी देखा गया, जो कि आम लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। पर ये होम्योपैथी के अंदर मैंने अपने क्लिनिक में मैं प्रयोग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अपने होम्योपैथी की फ्रेटर्निटी है उस चीज को आगे बढ़ाए, सो दैट वी कैन लुक इनटू दिस एज अ फाइनल ब्रेक थ्रू। होम्योपैथी फॉर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में it enhances immunity, it does a deep healing, and it increases stress tolerance, and it does the metabolic balance. तो ये जो होम्योपैथी के एड्रेस करने से हम इन चीजों को पा सकते हैं। अब कुछ कॉमन दवाइयां जो हैं जिसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में यूज होने वाली, वो है नक्सवामिका, कैलकेरेका, लाइकोपोडियम, सल्फर, आर्सेनिक, फॉस्फोरिक एसिड, कालीफॉस, इग्नेशिया, क्रेटिगस, चिलिडोनियम, सीजीजियम एंड पैसिफ्लोरा। ये मैंने अपने क्लिनिक के उसमें से बता रहा हूँ जिनको मैंने उपयोगी पाया। कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी फॉर प्रिवेंशन, ये हमने अक्सर देखा कि होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट भी तो करती है, बट ये प्रिवेंशन में भी एक्ट करती है। आपने उसमें भी देखा होगा एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन होम्योपैथी यूज की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ड ऑन कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल मेकअप सिग्निफिकेंटली डिले द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज, ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन, अगर हम उसको प्रॉपरली यूज करते हैं तो। And this is especially significant in case with a family history, जहाँ पे family history पेशेंट की है, तो उनमें होम्योपैथी द्वारा इस चीजों को काफी हद तक रोका जा सकता है। डायग्नोज केस ऑफ ब्लड प्रेशर एंड वेल मैनेज विद होम्योपैथिक मेडिसिन, इनका बहुत अच्छी दवाई होम्योपैथिक दवाई से इनका ट्रीटमेंट और इलाज किया जाता है। सो कॉल्ड लाइफ डिसऑर्डर्स आर नॉट true chronic diseases because they arise from the avoidable noxious influences and may improve when the person changes their lifestyle and habits. ये डॉक्टर हेनीमैन ने शुरू में भी बताया, और इसके लिए जो हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, इसके लिए मैं सोने पे सुहागा वाली बात, अगर हम होम्योपैथी के साथ लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं तो हम बहुत सारे अपने मरीजों को आने वाली बहुत सारी आपदाओं या बीमारियों से या तकलीफों से बचा सकते हैं, अगर हम उनको होम्योपैथिक इंडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ साथ डाइट के बारे में, स्लीप के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में और लाइफ के डिसिप्लिन के बारे में बताएं। तो होम्योपैथी और स्वस्थ जीवन शैली के विकल्प एक दूसरे को स्थायी परिवर्तन के लिए सशक्त बनाते हैं। एफोरिज्म नंबर 259 to 261 में डॉक्टर हेनीमैन ने ये एम्फेसाइज ऑलरेडी करा है कि लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स एडवाइज प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज इन ओपन एयर, हेल्दी डेली रूटीन, मेंटल एंड मॉरल रिक्रिएशन, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू क्योर, avoidance of harmful substances and habits, and other relevant aphorisms by Dr. Henman. In 94, physician should examine the patient's occupation, diet, domestic situation, and daily habits, ट्रीटिंग क्रॉनिक डिजीजेज। ये चीज आप कितनी अच्छी बात है कि डॉक्टर हेनीमैन ने आज से कितने साल पुराने जिनकी बातें हम आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात तो हम अभी लेटली करने लगे हैं, और डॉक्टर हेनीमैन ने उनको तब विजुलाइज करा था, और जिसको उनको ये कहा कि ये ट्रू क्रॉनिक डिजीजेज नहीं है, बट दीज आर द डिजीजेज which can be controlled by themselves, and persistent unhealthy mode of living is an important cause of chronic suffering, and excess stress, strain, and improper habits can excite diseases. Hahnemann's idea in the organ are considered an early philosophical explanation of such conditions because he linked diseases with improper living, unhealthy environment, mental stress, faulty habits. An important distinction of Hahnemann,
He separated lifestyle caused illnesses which may improve by correcting the habit. जैसे मैंने पहले कहा कि इनको बिना दवाइयों के भी अगर हम उनकी जो लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, तो वो काफी हद तक ठीक होने के चांसेस हैं। पर जहाँ ट्रू क्रॉनिक डिजीज है, डीपर कॉन्स्टिट्यूशनल और मियास्मेटिक डिजीज है, वहां पे डेफिनेटली स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। योर जर्नी टू वेलनेस बिगिंस हियर, सो बी हैप्पी, बी हेल्दी विद होम्योपैथी। अपनी जीवन शैली बदलें, इससे आपकी जीवन शैली बदले कि आपको बदले, आपको अपनी जीवन शैली का बदल लेना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाँ, थैंक यू सो मच सर। जी। वी स्टिल हैव 5 मिनट्स। डॉक्टर राम हाँ, प्रवेश सर, आपको कुछ कहना है? श्योर श्योर सर। थैंक यू अभिषेक जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू हमारे वेरी मच सर। डॉक्टर ए के गुप्ता जी, सेक्रेटरी जनरल HMI, और सर। सर डॉक्टर RP शाह, वाइस प्रेसिडेंट HMI जी। बिहार ब्रांच, बिहार जी ब्रांच। सर। हाँ, बहुत अच्छा आपने लाइफ स्टाइल पर बताए, और ढोल वाला जो चीज बताए बहुत बढ़िया है। लेकिन फर्स्ट पॉइंट हम भी थोड़ा बता दें, बहुत सा ऑर्गेनल में लिखा गया है 7577। हैंडमैन साहब तो सब चीज लिख दिए हैं, दुनिया का जितने भी स्वस्थ रहने का तरीका है हमारा ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में लिखा हुआ है। तो हम्म। हमारा जो सिद्धांत है कि नित्य दिन खाएं। लाइफ स्टाइल कोई बीमारी को ठीक नहीं करता, लेकिन बीमारी को मेंटेन करता। पहला हैंडमैन साहब भी लिखे हैं। जी। मेन कॉज ऑफ डिजीज तो फंडामेंटल है, लेटेंट सोरा एंड क्रोनिक डिजीज। सोरा इज द मेन फैक्टर, है ना। जी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि नित्य दिन खाए ताजा फल फूल पत्तियां और कंदमूला, और हम्म। तन मन बन जाए, हो जाए गुणशीला। ये पहला है चीज, है ना, कि जी। खान पान तो बहुत जरूरी है। तो और पेट ऐसा चीज है, हमारा लीवर का जो गाइड है ब्रेन से होता है, और हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है खान पान से। तो मेन फंडामेंटल जो है मेरा सोरा है। तो हम जो है बीमारी का कारण तो हमारा हैंडमैन साहब डायनेमिक बताए, सूक्ष्म बताए। मेन कॉज ऑफ डिजीज डायनेमिक है, एंजाइटी है, सैड है, एंगर है, तो इंसल्टी है। ये कारण से जो है बीमार हम पड़ते हैं। लेकिन फिर उसके साथ लाइफ स्टाइल यदि गड़बड़ है तो बहुत गड़बड़ होगा, फिर हम बीमारी से, वह लाइफ स्टाइल हमको मेंटेन करता है। तो निश्चित इसके पीछे हमारा 3-4 चीज है, ऑर्गेनम के स्पष्ट रूप में लिखे हैं कि क्रोनिक डिजीज के लोकल पैथोलॉजी नहीं है। क्रोनिक डिजीज कोई लोकल पैथोलॉजी नहीं है। फर्स्ट है कि उनके पीछे डिस्टर्बेंस, है ना सर, एंगर है, जी। सैड है ना, इंसल्टी है। तो यह डायनेमिक डिस्टर्बेंस है। तो बैकग्राउंड हमको लेना होगा कि लाइफ स्टाइल फैक्टर जो है, डिजॉर्डर है, तो मेंटेन करते हैं। तो हैंडमैन साहब लिखे हैं कि अप्रोजिम 78 से लेके 78 लिखे हैं, 81 लिखे हैं, 5-7 सब लिखे हैं। उसके बाद भी क्रोनिक डिजीज का जो है डिजॉर्डर लेटेंट मियाज सूरा है। तो हमारे जो है बैकग्राउंड मियाजमेटिक है। तो हम रोल ऑफ लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू जो है मियाजमेटिक हम करेंगे तो बहुत अच्छा हमारा। जैसे सोरा का पहला ही बता देता है कि फंक्शनल डिजॉर्डर है, हमारे पास फंक्शनल डिस्टर्बेंस है, डिफिशिएंसी है। तो जिसके कारण से हम एंजाइटी में आते हैं, इंसोमेनिया में आते हैं, फंक्शनल एसिडिटी में आते हैं, ये तो ईयरली हाइपरटेंशन में आते हैं। और इसका साइन एंड सिम्टम भी देता है, इचिंग देता है, रेस्टलेसनेस देता है, फियर देता है। मेडिसिन भी हमारा बहुत सा ऐसे है, सल्फर है, सोडियम है, कलकरिया कार्ब है, लाइकोपोडियम है, बहुत सा मेडिसिन है, नेटकाम्यूर है ना। तो उसी तरह से हमारा
दूसरा साइकोटिक मियाज में भी बता दिए हैं कि हम जो लाइफ स्टाइल से तो मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बीमारी का पकड़ना होगा कि साइकोटिक में क्या है। तो उसमें ओवर ग्रोथ आ जाता है। तो जब ओवर ग्रोथ आ जाता है, उसके साथ लाइफ स्टाइल जुड़ा हुआ है, तो लाइफ स्टाइल से हम मेंटेन कर सकते हैं। फिर भी ओवर ग्रोथ, एक्सेस, एक्यूमुलेशन एंड डिजीज, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, इटीसी जो है डिजीज होगा। तो इसी तरह से हमारा जो है ओबेसिटी सब आएगा हमारे मियाज में। सिफिलिस में भी सिफिलिस बैकग्राउंड है यदि, तब तो पूरा है, हार्ट डिजीज आ जाएगा, किडनी फेलुअर आ जाएगा। तो मेडिसिन तो मेरे पास लॉट ऑफ मेडिसिन है, मैं साहब इतना दे दिए हैं कि कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में दे दिए हैं, फर्स्ट में दिए हैं बीमारी का कारण इंडिस्पोजिशन। So it's time's up already. एक मिनट, तो फिर भी जो है सर, हमारा पहला कारण है इलेक्ट्रिकल डिसबैलेंस। हम छितजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से मिला शरीरा, बना शरीरा। तो हम सूर्य, पृथ्वी, हवा और पानी को बढ़िया से ले, तो हम बीमार कम से कम पड़ेंगे। तो वेरी वेरी थैंक्स सर, वेरी वेरी थैंक्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। घर घर होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथिक। जी जी, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for this wonderful session. So it's time for our next session. I would like to invite Dr. Anjali ma'am for next session.